हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशी मैथ्स। कल हमने डायरेक्ट सम के कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग कोसेंट स्पेस पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा कोसेंट स्पेस। तो कोसेंट स्पेस की डेफिनेशन पर जाने से पहले हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। देखो, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है एंड यू बी अ सब स्पेस of V for V belongs to V। हमारे पास क्या है? हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस है और U सब स्पेस है V का। तो एक V क्या है? वेक्टर, जो वेक्टर स्पेस V से बिलोंग कर रहा है। हम एक सेट डिफाइन करते हैं। डिफाइन द सेट। हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं V प्लस U। ठीक है, ये U क्या है? एक सब स्पेस। और इस V प्लस यू में एलिमेंट है V प्लस स्मॉल यू। ये स्मॉल यू इस कैपिटल यू से आ रहे हैं सच डेट U बिलोंग्स टू U। ये जस्ट एक सेट है। अभी ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि हम इसमें ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये जीरो है या नहीं, है ना। इसमें जीरो सब स्पेस है या नहीं है, ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे। तो हमें नहीं पता ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, फिलहाल ये बस एक सेट है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लो, इन R2 हम ले रहे सेट वेक्टर स्पेस R2। कंसीडर U इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये क्या है? ये हमारे पास R2 वेक्टर स्पेस है और उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग x इक्वल टू y लाइन ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये सब स्पेस बनाएगी, है ना। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है वो सब स्पेस बनाती है, हम लोग पढ़ के आए हैं। तो U सब स्पेस है R2 का। यहां तक क्लियर है? तो इसमें हम लोग एक V लेट करते हैं। लेट V इक्वल टू 0 2। V क्या है? 0 2। देन जैसे हमने ये सेट डिफाइन किया, हमने क्या सेट डिफाइन किया कि V प्लस यू इक्वल टू V प्लस यू, राइट। तो ये सेट किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? V प्लस यू क्या आएगा? x में ऐड हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x सच डेट x बिलोंग्स टू R। तो ये V क्या कर रहा है? ये V U को ट्रांसलेट कर रहा है ना। ये V U को ट्रांसलेट कर रहा है। तो अब देखो, अब जो ये सेट बन के आया हमारे पास, ये सब स्पेस नहीं है। जब हम लोग x y 0 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा, है ना। ये सब स्पेस नहीं है। ये क्या है? ये हमारे पास सब स्पेस था। हमने क्या किया? हमने सब स्पेस को ट्रांसलेट कर दिया। 2 0 से हमने सब स्पेस को ट्रांसलेट कर दिया। देखो, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमारे पास ये यू सब स्पेस था, है ना। इस यू सब स्पेस को हमने इस वेक्टर v यानी कि 0 2 से ट्रांसलेट कर दिया। किस पर? x प्लस 2 एंड x पे। और ये ट्रांसलेट होके क्या बनेगा? कुछ ऐसा लाइन आएगा ट्रांसलेट होने के बाद, है ना। तो ये क्या है? ये है v प्लस यू, यानी कि इस सब स्पेस का ट्रांसलेट करके हम लोग यहाँ ले आए। अब ये सब स्पेस नहीं है क्योंकि ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है कि नहीं। और ये ट्रांसलेट कैसे हुआ? ये ट्रांसलेट हुआ इस वेक्टर v के हेल्प से। v 0 2 से हमने ट्रांसलेट कर दिया। 0 2 में अगर देखो, यहाँ पे हम 0 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्या है?
x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो 2 0 से हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया. सो we define the quotient space v by u. इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं v मॉडुलो u. ठीक है, v मॉडुलो u. और v मॉडुलो u में कैसे एलिमेंट्स है? v मॉडुलो u इज इक्वल टू क्या है? v प्लस u. v बिलोंग्स टू v. क्लियर? और ये जो हमने सेट बनाया v मॉडुलो u, यानी कि हमारे पास क्या था? एक वेक्टर स्पेस था. हमने उस वेक्टर स्पेस में एक सब स्पेस u लिया और हमने एक सेट बनाया है. हम क्या कर रहे हैं? हम v से एक वेक्टर v ले रहे हैं और सब स्पेस में ऐड कर रहे हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं? v से एक एलिमेंट v ले रहे हैं और सब स्पेस में ऐड कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है कि सब स्पेस हमारा ट्रांसलेट हो जा रहा है. ये जो सब स्पेस है ये यहाँ से ट्रांसलेट होकर यहाँ आ गया ना, तो इससे क्या हो रहा है? सब स्पेस ट्रांसलेट हो जा रहा है. तो ये सब स्पेस तो नहीं बना ट्रांसलेट होने के बाद, यानी कि ये जो वी वाई यू है ये सब स्पेस तो नहीं है ना, ये एक सेट है. सो चलो इस वी वाई यू को एक नाम दे देते हैं अब. ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ वी वाई यू. इस वी वाई यू के एक एलिमेंट को हम क्या नाम देंगे? इस वी वाई यू के एलिमेंट को हम लोग कहेंगे एफाइन सबसेट ऑफ वी. एफाइन सबसेट ऑफ वी. ठीक है, वी वाई यू इज कॉल्ड एन एफाइन सबसेट ऑफ वी. क्लियर? तो देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया ऊपर क्या था? R2 और U क्या लिया था हमने उसमें? X इक्वल टू Y लाइन. सो in the above example R2 मॉडुलो U क्या हो जाएगा? R2 मॉडुलो U हो जाएगा लाइन्स इन R2 ऑफ स्लोप 1. यहां तक क्लियर है? और ये क्या करेगा? ये R2 मॉडुलो U क्या करेगा? ये स्लोप 1 वाले सारी लाइंस को कैप्चर कर लेगा, है ना? तो अब देखो एक चीज देखो, हमने यहाँ पर क्या लिया? v20 और उससे हमें क्या सेट मिला? x प्लस 2 एंड x, जिससे ये सब स्पेस ट्रांसलेट हो गया, है ना? अगर हम v को 3 और 1 चूज करते तो देखो यहाँ पे कितने का गैप है? x में 2 ऐड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 में 2 ऐड हो रहा है ना? अगर हम v को 3 1 चूज करते तो भी हम सेम एफाइन सेट पाते, है ना? हम यहाँ पे वेक्टर 2 0 चूज कर रहे हैं और यहाँ पे वेक्टर 3 1 चूज कर रहे हैं और इस दोनों वेक्टर से हमें सेम एफाइन सेट मिल रहा है, राइट? तो यहां से एक रिजल्ट आता है कि टू डिफरेंट वेक्टर्स गिव अस द सेम एफाइन सबसेट. क्लियर? हम दो डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे तो भी वो हमें सेम एफाइन सबसेट दे सकता है. ठीक है, दो डिफरेंट वेक्टर हमें सेम एफाइन सबसेट दे सकता है. क्लियर? देखो इसको प्रूव करते हैं. स्टेटमेंट लिखो, प्रोपोजिशन let V be a vector space and U a subspace of V.
V वेक्टर स्पेस है और U सब स्पेस ऑफ V है, देन फॉर V1 V2 बिलोंग्स टू V, V1 V2 तो वेक्टर है जो V से बिलोंग कर रहे हैं, तो V1 प्लस U इज इक्वल टू V2 प्लस U if and only if V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू U। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास V वेक्टर स्पेस है और U उसका सब स्पेस है और V1 V2 बिलोंग कर रहा है V से, तो V1 प्लस U इक्वल होगा V2 प्लस U के if and only if V1 माइनस V2 बिलोंग कर जाए U से, या फिर V1 माइनस V2 अगर U से बिलोंग करता है तो V1 प्लस U इक्वल होगा V2 प्लस U के। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, दोनों साइड से ट्रू है। क्लियर? अगर V1 प्लस U इक्वल है V2 प्लस U के, तो हम इंप्लाई कर सकते हैं कि V1 माइनस V2 बिलोंग करेगा U से, या अगर V1 माइनस V2 बिलोंग कर रहा है U से, तो हम इंप्लाई कर सकते हैं कि V1 प्लस U इक्वल होगा V2 प्लस U के। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, एज्यूम V1 minus V2 belongs to U and to prove V1 plus U is equal to V2 plus U। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि V1 माइनस V2 U से बिलोंग कर रहा है और हमें अब प्रूफ करना है कि V1 प्लस U इक्वल होगा V2 प्लस U के। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो हमें क्या गिवन है कि V1 माइनस V2 U यानी कि सब स्पेस से बिलोंग कर रहा है। इफ V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू U, इसका मतलब V1 माइनस V2 U के किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होगा, है कि नहीं? तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा? दिस इंप्लाई V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U, और U कहां से बिलोंग कर रहा है? कैपिटल U से, यानी ये U क्या है? ये U इज कैपिटल U यानी कि सब स्पेस का एक एलिमेंट है। क्लियर? तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 प्लस U। क्लियर? तो V1 क्या आ गया हमारे पास? V2 प्लस U। कंसीडर एन एलिमेंट इन V1 प्लस U। हम V1 प्लस U से एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है? उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे V1 प्लस U1। देन V1 प्लस U1 इक्वल टू, देखो हमने V1 क्या लिखा? V1 हमने लिया V2 प्लस U, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं V2 प्लस U प्लस U1। V1 प्लस U1 हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है? तो हम उससे लिख सकते हैं V2 प्लस U प्लस U1, और U भी कैपिटल U का मेंबर है और U1 भी कैपिटल U का मेंबर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? V2 प्लस U प्लस U1, और ये U प्लस U1 बिलोंग कर जाएगा सब स्पेस में। तो ये क्या हो गया? ये एलिमेंट बिलोंग कर गया V2 प्लस U में, है ना? V1 प्लस U1 कहाँ बिलोंग कर गया? बिलोंग कर गया V2 प्लस U में। तो जब ये बिलोंग कर गया V2 प्लस U में, तो हम यहाँ से ये इंप्लाई कर सकते हैं कि V1 प्लस U सबसेट होगा V2 प्लस U का। यहाँ तक क्लियर है? जब V1 प्लस U1 बिलोंग कर गया V2 प्लस U में, तो यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि V1 प्लस U सबसेट होगा V2 प्लस U के। सिमिलरली हम ये भी शो कर सकते हैं कि V2 प्लस U सबसेट होगा V1 प्लस U का, है ना? सिमिलरली हम ये भी शो कर सकते हैं कि V2 प्लस U सबसेट है V1 प्लस U का। तो हमने क्या दिखाया कि V1 प्लस U सबसेट है V2 प्लस U का, और V2 प्लस U सबसेट है V1 प्लस
यू का, यानी कि एक दूसरे में कंटेनमेंट है, तो यहाँ से क्या आ गया, इक्वलिटी, यहाँ से हमें इक्वलिटी मिल गई। तो हम ये बोल देंगे ना कि v1 प्लस यू इज इक्वल टू v2 प्लस यू है। और हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि v1 माइनस v2 बिलोंग कर रहा है u से, और कहाँ पहुंचे, v2 प्लस यू इक्वल है v1 प्लस यू के। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया कि अगर हमारे पास v1 माइनस v2 बिलोंग करेगा u से, तो हमें मिल जाएगा v1 प्लस यू इक्वल टू v2 प्लस यू। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर v1 प्लस यू इक्वल टू v2 प्लस यू है, तो v1 माइनस v2 बिलोंग करेगा u से। क्लियर? तो अब हमें क्या एज्यूम करना है, एज्यूम v1 प्लस यू इज इक्वल टू v2 प्लस यू, एंड टू प्रूफ क्या है हमारे पास, v1 माइनस v2 बिलोंग्स टू u। क्लियर? तो देखो, लेट v1 प्लस u1 बिलोंग्स टू v1 प्लस u। क्लियर? v1 प्लस u1 बिलोंग करेगा v1 प्लस u से, u1 u का एलिमेंट है। सो अगर ये बिलोंग कर रहा है u से, तो एक u2 एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट u2 बिलोंग्स टू u सच दैट v1 प्लस u1 इक्वल हो जाए v2 प्लस u2 के, है ना, क्योंकि ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है कि v1 प्लस यू इक्वल है v2 प्लस यू के। तो अगर v1 प्लस u1 बिलोंग कर रहा है v1 प्लस यू के, तो हमें एक u2 मिल जाएगा सच दैट v1 प्लस u1 इक्वल हो जाए v2 प्लस u2 के। यहाँ तक क्लियर है? सो अब तो चीजें सिंपल हो गई। सिंपली v1 इस v2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1 बिलोंग्स टू u, और ये u2 माइनस u1 u का एलिमेंट होगा, ऑब्वियस। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू सम u नॉट मान लो, जो बिलोंग कर रहा होगा u से। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि v1 माइनस v2 बिलोंग्स टू u, ये हमें शो करना था। क्लियर? सो देखो, हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि इफ v1 प्लस u इंटरसेक्शन v2 प्लस u इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, क्या है, v1 प्लस u एक एफाइन सेट है और v2 प्लस u एक एफाइन सेट है। अगर इन दोनों एफाइन सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, यानी कि कोई भी एक पॉइंट भी अगर हमें इंटरसेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, इवन एट वन पॉइंट इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मिल रहा है, तो यहां से हम डायरेक्टली इंप्लाई कर देंगे कि v1 प्लस यू इक्वल हो जाएगा v2 प्लस यू के। सही रिजल्ट है कि अगर हमारे पास दो एफाइन सेट हमने ले लिए, उनका इंटरसेक्शन, दो एफाइन सेट का इंटरसेक्शन एटलीस्ट, मतलब हमें एक पॉइंट पे भी नॉन एम्प्टी मिल गया, यानी कि इंटरसेक्शन उनका नॉन एम्प्टी हो गया, तो वो दोनों एफाइन सेट्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो, हमने क्या पढ़ा कि अगर v1 माइनस v2 u से बिलोंग करता है, तो v1 प्लस u इक्वल हो जाता है v2 प्लस u के। और दूसरा रिजल्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर दो एफाइन सेट नॉन एम्प्टी हो जाते हैं, तो v1 प्लस u इक्वल हो जाता है v2 प्लस u के। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हमारे पास ये एफाइन सेट आ गया, और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कोसेंट स्पेस। और हमें क्या पता है कि हम प्रूफ करेंगे कि कोसेंट स्पेस वेक्टर स्पेस होता है, राइट? तो इस v मॉडलो u को हमें किधर लेकर जाना है, वेक्टर स्पेस बनाने की तरफ लेकर जाना है। तो उसके लिए हमें वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना होगा, है कि नहीं? तो हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर एडिशन ओवर v मॉडलो u।
सो वेक्टर एडिशन ऑन V modulo U. Let V1 plus U and V2 plus U be elements in V modulo U. V1 plus U and V2 plus U एफाइन सेट्स है V modulo U में, तो हम डिफाइन करते हैं इनका एडिशन. सो डिफाइन V1 plus U plus V2 plus U is equal to V1 plus V2 plus U. हमने क्या डिफाइन किया? हमने डिफाइन कर दिया कि हम दो एफाइन सेट्स को ऐड करते हैं, दैट इज V1 plus U प्लस V2 plus U इक्वल टू V1 plus V2 plus U. लेकिन देखो हमने क्या चूज किया था फर्स्ट वाले एग्जांपल में, R2 से जब हमने एक सब स्पेस लिया था x इक्वल टू y, तो उसमें हमने एक V चूज किया था 2 0 और दूसरा V हमने क्या चूज किया था 3 1, और हमने क्या कह दिया था कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, V20 और V31 इक्वल वेक्टर्स है, हमने ये कहा था, है कि नहीं? सो अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि V1 प्लस U प्लस V2 प्लस U इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस U. तो इस डिफिनेशन में ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास कोई यूनिक V नहीं है. हम एक V लेंगे तो उस V के इक्वल और भी बहुत सारे V होंगे, है ना? जैसे हमने यहाँ पे 3 1 लिया, वैसे हम 4 2 ले सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं, है ना? तो इस V के इक्वल तो बहुत सारे V होंगे ना. तो अगर हम LHS में डिफरेंट डिफरेंट V लेते हैं तो RHS में भी तो कुछ चेंज होगा, है कि नहीं? सो जब हम ऐसे दो एफाइन एलिमेंट्स के एडिशन की बात करते हैं तो V1 को हम यूनिकली पिक नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोग पीछे एग्जाम्पल में देख चुके हैं. और हमने क्या देखा कि अगर V1 माइनस V2 बिलोंग कर जाता है U से, अगर V1 माइनस V2 बिलोंग कर जाता है U से, तो V1 प्लस U इक्वल हो जाता है V2 प्लस U के. तो हमें बहुत सारे V1 मिल सकते हैं जो हमें सेम एफाइन सबसेट दे देंगे. सिमिलरली हमें बहुत सारे V2 भी मिल सकते हैं जो हमें सेम अफाइन सबसेट दे देंगे. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई कि इन टर्म्स ऑफ चॉइस वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम हो गई कि हम क्या पिक करें. सो हम इससे आगे प्रूव करेंगे कि V1 V2 की चॉइसेस मैटर नहीं करती और उससे ये जो एडिशन हमने डिफाइन किया है ये एक वेल डिफाइंड सेट बन जाते हैं. ठीक है, आगे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हमें मिल रही है V1 और V2 की, ये चॉइसेस मैटर नहीं करती. V1 प्लस V2 प्लस U यानी कि हमारा ये वाला सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड सेट बन जाता है, यानी कि एक वेल डिफाइंड वेक्टर एडिशन हो जाता है. ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन V modulo U. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक C ले लेते हैं. ठीक है, डिफाइन फॉर C belongs to R and V plus U belongs to V modulo U. C V plus U is equal to CV plus U, क्योंकि U से जब C को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो U में ही चला जाएगा, तो फिर से वो U बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या आएगा एट द एंड CV प्लस U. तो अगेन हमारे पास चॉइसेस ऑफ V की प्रॉब्लम होंगी यहाँ पर भी. ठीक है, और हम लोग
जब ये चॉइसेस का मैटर ही खत्म कर देंगे आगे चल के कि चॉइसेस पर चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही, तो हमारा ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी वेल डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो देखो, सपोज v1 प्लस यू इक्वल है v1 प्राइम प्लस यू की, ठीक है। हमने ले लिया कि v1 प्लस यू इक्वल है v1 प्राइम प्लस यू के, एंड v2 प्लस यू इक्वल है v2 प्राइम प्लस यू के। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों हमें सेम एफाइन सबसेट देंगे, है कि नहीं। दोनों इक्वल है तो दोनों सेम एफाइन सबसेट देंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देन v1 प्लस यू प्लस v2 प्लस यू इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस यू। ऐसे ही हमने अपना वेक्टर एडिशन डिफाइन किया। दिस इज सेम एज, हमने क्या लिया कि v1 प्लस यू इक्वल है v डैश प्राइम प्लस यू के, और v2 प्लस यू ये एफाइन सबसेट इक्वल है v2 प्राइम प्लस यू के। तो इस स्पेस की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि v1 प्राइम प्लस यू प्लस v2 प्राइम प्लस यू इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम प्लस यू, ठीक है। हमने पहले क्या प्रूव किया कि दो वेक्टर हमें सेम एफाइन सबसेट देते हैं अगर इन वेक्टर्स का डिफरेंस यू में बिलोंग करता है। ये हमने प्रूव किया था कि v1 माइनस v2 बिलोंग्स टू u, देन v1 प्लस u इज इक्वल टू v2 प्लस u, ये हमने प्रूव किया था ना। सो बाय previous result, consider v1 plus v2 minus v1 dash plus v2 dash। हम क्या कर रहे हैं, v1 plus v2 एक वेक्टर है और v1 dash plus v2 dash एक वेक्टर है, हम इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 माइनस v1 dash प्लस v2 माइनस v2 डैश। v1 और v1 प्राइम ये इक्वल है तो ये u में बिलोंग कर जाएगा। देखो यहां हमने क्या लिया था कि v1 और v1 प्राइम इक्वल है तो ये u में बिलोंग करेगा। सिमिलरली v2 और v2 प्राइम इक्वल है, ये भी u में बिलोंग कर जाएगा, तो इनका एडिशन भी u में बिलोंग करेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सब स्पेस, क्योंकि u सब स्पेस है। ये u में बिलोंग कर रहा है, v2 माइनस v2 प्राइम u में बिलोंग कर रहा है, तो इनका एडिशन भी u में बिलोंग करेगा। सो हमें क्या मिला, v1 प्लस v2 प्लस u इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम प्लस u, हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ गया, ये हमारा वेक्टर एडिशन आ गया। सो हमने v1 इक्वल लिया था v1 प्राइम के और v2 इक्वल लिया था v2 प्राइम के, और उससे हमने क्या वेक्टर एडिशन डिफाइन किया था, हमने वेक्टर एडिशन डिफाइन किया था v1 प्लस v2 प्लस u के, और हम v1 प्लस v2 की जगह पे अगर कोई दूसरा, मतलब कि हमने क्या पढ़ा कि v1 और v2 यूनिक नहीं है ना, तो उसकी जगह पे अगर हम कोई दूसरा अफाइन सेट लेते हैं जो कि v1 और v2 के इक्वल हो, है ना, अगर हम उसकी जगह v1 और v2 की जगह कोई दूसरा सेट लेते हैं जो कि v1 और v2 के इक्वल हो, दैट इज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, तो ये भी हमारा क्या बना रहा है, ये भी हमारा वेक्टर एडिशन बना रहा है। तो ये सेट और ये सेट, ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है, तो हम कोई भी v1 और v2 चूज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी
V1 के इक्वल वेक्टर्स होंगे वो सब सेम वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे, है कि नहीं? सो हमारा जो वेक्टर एडिशन था वो कैसा हो गया, वो वेल डिफाइंड हो गया। क्लियर? thus our vector addition is well defined। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जैसे हमने अभी वेक्टर एडिशन को कहा वेल डिफाइंड, सेम आर्ग्यूमेंट के साथ हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वेल डिफाइंड है। ठीक है? सो बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट will tell us that scalar multiplication is well defined। ठीक है? सेम आर्ग्यूमेंट से हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस भी वेल डिफाइंड है। अब देखो, हमने क्या सेट लिया था? हमने लिया था v मॉडलो u। तो v प्लस u कर रहे हैं यानी कि एडिशन। सो द आइडेंटिटी ऑफ v modulo u is given by 0 plus u, where 0 is the identity of v। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 0 प्लस u, यहाँ 0 आइडेंटिटी ऑफ v होगा। और हमने पहले भी रिंग या ग्रुप में जब हमने कोसेंट सेट, कोसेंट ग्रुप, कोसेंट रिंग, कोसेंट फील्ड जब हमने ये डिफाइन किया था तो वहां पे हमने देखा था कि जब हम i प्लस एक्स यानी कि आइडियल प्लस रिंग का एक एलिमेंट x ले रहे थे, है ना? जब हम i प्लस एक्स डिफाइन करते थे तो वहां पे हमारा जीरो एलिमेंट क्या होता था? i होता था ना, है कि नहीं? तो सिमिलरली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम कोसेंट स्पेस पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पे जीरो एलिमेंट क्या होगा? u खुद हो जाएगा, है कि नहीं? तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 0 प्लस यू, दैट इज u इटसेल्फ। सो आइडेंटिटी हो गई 0 प्लस यू, जहां पे v 0 है। एंड इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? द इनवर्स corresponding to v plus u is given by माइनस v प्लस u। तो अगर हमारे पास कोई एफाइन सेट v प्लस u है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस v प्लस u, ताकि माइनस v क्या हो जाए? 0 हो जाए और हमारे पास सिर्फ u बचे। क्लियर? तो इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस v प्लस u। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब हम डिफाइन करते हैं कोसेंट मैप। ठीक है? लेट अस डिफाइन द कोसेंट मैप। एक फंक्शन लेते हैं पाई, v से v मॉडलो u पे। ठीक है? पाई ले रहे हैं हम लोग v से v मॉडलो u पे। और पाई कैसा है? पाई लीनियर मैप है और सर्जेक्टिव है। ठीक है? पाई लीनियर और सर्जेक्टिव है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है? ये फंक्शन डिफाइन है पाई ऑफ v इक्वल टू v प्लस यू। क्लियर? हमने एक फंक्शन ले लिया पाई v से v मॉडलो u पे, और ये फंक्शन लीनियर है, सर्जेक्टिव है और डिफाइन है पाई ऑफ v इक्वल टू v प्लस यू। ठीक है? अब हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि ये जो मैप है पाई, ये सर्जेक्टिव है।
पाई इज सर्जेक्टिव। तो देखो हम ले लेते हैं पाई ऑफ V1 प्लस V2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस U, क्योंकि पाई ऑफ V प्लस U के इक्वल है, तो पाई ऑफ V1 प्लस V2, यानी कि इसको एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करो, तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस U। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, V1 प्लस U प्लस V2 प्लस U। और ये क्या हो गया, पाई ऑफ V1 प्लस पाई ऑफ V2 में, है ना। ये क्या हो गया, पाई ऑफ V1 प्लस V2 क्या हो गया, पाई ऑफ V1 प्लस पाई ऑफ V2। तो यहां से क्या आ गया कि पाई एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली अब हमें क्या दिखाना है कि पाई एक लीनियर मैप है। अगर हम ले ले पाई ऑफ CV, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ पाई बी। हेंस पाई इज अ लीनियर मैप। तो हमने एक कोसेंट फंक्शन पाई डिफाइन किया। पाई कैसा है, लीनियर है और सर्जेक्टिव है, और फंक्शन हमने कैसा लिया, पाई ऑफ V की इमेज क्या आ रही है, V प्लस U। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट प्रोपोजिशन, लेट V be a finite dimensional vector space। ठीक है, V क्या है हमारे पास, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड U be a subspace, then dimension of V modulo U equal to dimension of V माइनस डायमेंशन ऑफ U। ये याद रखना, इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बन चुका है कि डायमेंशन ऑफ V मॉडुलो U इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U के। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो देखो अगर कोई चाहता है कि इसे प्रूफ करें, तो इसके प्रूफ के लिए दो चीजें यूज होगी। फर्स्ट डायमेंशन थ्योरम, जिसको हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम से जानते हैं, और दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी मैंने ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है ना रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ाया है। तो देखो डायमेंशन थ्योरम क्या होता है, डायमेंशन थ्योरम होता है कि रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू हो जाता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इज इक्वल टू एन। एन क्या है, एन है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। रैंक प्लस नलिटी क्या हो जाता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। जो भी हमारी रेंज स्पेस आ रही है और जो भी नल स्पेस है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स जीरो पर मैप कर रहे हैं यानी कर्नेल में है, और जो रेंज बन रहे हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो पूरा वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, दैट इज एन होता है। एक ये डायमेंशन थ्योरम है, और दूसरी हमारी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग टी वी से यू एक मैप बनाते हैं सच दैट टी ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाए, टी एक्स प्लस टी वाई के। और अगर हम लोग इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें, दैट इज टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। क्लियर। तो ये होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन। ठीक है, तो ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम लोग आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इनका यूज करके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि
इनकी हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि डायमेंशन ऑफ वी यू इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ यू के। क्लियर? तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ v modulo u is equal to dimension of v minus dimension of u। क्लियर? तो प्रूव करते हैं। कंसीडर पाई v2 v modulo u is a लीनियर मैप, जो हमने पीछे प्रूव किया कि पाई v से v modulo u लीनियर मैप है। ठीक है? और r ऑफ पाई इक्वल टू क्या है? v modulo u। देखो ये क्या है? ये रेंज में है ना, ऑब्वियसली कोडोमेन का एलिमेंट है, तो रेंज ऑफ पाई क्या हो जाएगा? v modulo u। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया था कि पाई कैसा है? पाई सर्जेक्टिव फंक्शन है, और सर्जेक्टिव है यानी कि रेंज में जो भी कोड डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है उनका इमेज हमें डोमेन में मिल रहा होगा, है कि नहीं? तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा v modulo u। हम सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या बोलते हैं कि जब रेंज इक्वल टू को डोमेन हो जाए तो मेरा फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे रेंज आ गया हमारा v modulo u। सो बाय डायमेंशन थ्योरम या रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, बाय डायमेंशन थ्योरम, और इसे ही हम लोग बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। हमें क्या पता है? हमें पता है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, है ना? रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल हो जाता है? डायमेंशन ऑफ v के, डेट इज इक्वल टू n। क्लियर? तो हमने अभी क्या देखा कि रैंक कितना है, यानी कि रेंज स्पेस कितना है? v बाय u। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते, अगर हमें रेंज स्पेस पता है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि रैंक इक्वल टू n माइनस नलिटी। लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो हमारा रेंज स्पेस क्या है? v मोडलो u। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ v मोडलो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? n क्या है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v माइनस हमें क्या चाहिए? नल स्पेस। तो यहाँ पे क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ पाई। यहाँ तक क्लियर है? और हमें अब क्या क्लेम करना है? हमें क्लेम करना है कि ये जो नल स्पेस पाई है ये u है। ठीक है? सो क्लेम क्या करना है कि नल पाई इक्वल टू u। अगर हम ये शो कर दें कि ये जो नल स्पेस है पाई का, ये जो फंक्शन का नल स्पेस है ये u है, तो हमारा काम हो जाएगा, वी आर डन। नेक्स्ट देखो, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर लेट v बिलोंग टू नल पाई। कंसीडर कर रहे हैं कि v नल स्पेस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है? तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई ऑफ v इक्वल टू, ये मैपिंग कहाँ कराएगा? v प्लस यू पे। तो ये क्या हो गया? v प्लस यू। और v किससे बिलोंग कर रहा है? अभी हमने लिया v नल से बिलोंग कर रहा है, यानी कि v जीरो से बिलोंग कर रहा है। इस फंक्शन का जो जीरो होगा उससे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया? जीरो प्लस यू, है ना? तो v प्लस यू किसके इक्वल हो गया? जीरो प्लस यू के। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से ये आ गया ना कि v बिलोंग कर रहा है u से, क्योंकि v प्लस यू इक्वल टू जीरो प्लस यू हो गया इक्वल टू यू। तो v प्लस यू इज इक्वल टू यू, यानी कि v u का एलिमेंट है, यानी कि v जीरो है तो v u से बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो v प्लस यू इक्वल हुआ है u के। समझ आ रहा है? v प्लस यू इक्वल हो गया u के। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि यू ने एब्जॉर्व कर लिया वी को। क्यों? क्योंकि वी जरूर यू का एलिमेंट रहा होगा, तभी तो यू एब्जॉर्व कर पाया वी को, है ना। तो यहां से क्या हो गया कि v बिलोंग कर रहा होगा u से, इसीलिए v प्लस यू किसके इक्वल हो गया? u के। दिस इंप्लाई नल ऑफ पाई क्या हो गया? सबसेट ऑफ u हो गया, है ना। v बिलोंग कर गया u से, और v हमने क्या लिया था? नल ऑफ पाई। तो नल ऑफ पाई बिलोंग कर गया, सबसेट हो गया v का। क्लियर? लेट u बिलोंग्स टू कैपिटल U, देन u माइनस 0 बिलोंग्स टू कैपिटल U। तो u प्लस यू इक्वल टू 0 प्लस यू प्लस यू भी तो बिलोंग करेगा u से, है कि नहीं। u में u का कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो u में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो u प्लस यू भी बिलोंग करेगा 0 प्लस यू से। यहाँ से हमें क्या मिला कि पाई ऑफ u इक्वल टू u प्लस यू। और u प्लस यू किसके इक्वल है? u प्लस यू इक्वल है 0 प्लस यू के, है ना। u प्लस यू किसके इक्वल है? 0 प्लस यू के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो u है, u किससे बिलोंग कर रहा होगा? नल ऑफ पाई से। दिस इम्प्लाई u बिलोंग्स टू नल ऑफ पाई। तो हमने क्या शो कर लिया? हमने शो कर दिया कि पाई का जो नल स्पेस है वो क्या है? वो u है ना। दिस इम्प्लाई नल स्पेस ऑफ पाई इज u। नल स्पेस ऑफ पाई क्या हो गया? u। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? नल ऑफ पाई की जगह पर u। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। सो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि डायमेंशन ऑफ वी बाई यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ नल ऑफ पाई। एंड नल ऑफ पाई किसके इक्वल है? u के इक्वल है। तो यहां से क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ u। क्लियर? सो हमसे कोई पूछे कोसेंट स्पेस का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? डायमेंशन ऑफ v मॉडलो u। v मॉडलो u क्या है? कोसेंट स्पेस। तो इसका डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u के इक्वल होता है। क्लियर? अब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेट t v to w be a linear transformation टी वी से डब्ल्यू क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कंसीडर u इक्वल टू नल ऑफ t। अभी हमने प्रूव किया कि u इस t का नल स्पेस है। अब हम डिफाइन करते हैं। नाउ डिफाइन, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं t टिल्डा, ठीक है। t टिल्डा v मॉडलो u से w पे, ठीक है। हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं टी टिल्डा v मॉडलो u से w पे सच डेट टी टिल्डा v प्लस u क्या हो जाए? इक्वल हो टी ऑफ v के, ठीक है। टी टिल्डा v प्लस यू इक्वल हो टी वी के। हमने एक ऐसा फंक्शन ले लिया। अब देखो, सपोज v1 प्लस यू इक्वल है v2 प्लस यू के। सपोज करो कि v1 प्लस यू इक्वल है v2 प्लस यू के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? t टिल्डा ऑफ v1 प्लस यू इज इक्वल टू t ऑफ v1, है ना। t टिल्डा ऑफ v1 प्लस यू इक्वल टू t ऑफ v1। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि v1 प्लस यू इक्वल है v2 प्लस यू के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई v1 माइनस v2 बिलोंग्स टू यू। हम ये कह सकते हैं कि v1 माइनस v2
यू से बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टी ऑफ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि u क्या है, u नल स्पेस से बिलोंग कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जाएगा v1 माइनस v2 का, 0 पे, है कि नहीं। तो अगर v1 माइनस v2 u से बिलोंग कर रहा है तो t ऑफ v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और t ऑफ v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि t ऑफ v1 इज इक्वल टू t ऑफ v2, और t ऑफ v1 इक्वल टू t ऑफ v2 है। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू t टिल्डा v2 प्लस u, है ना। टी ऑफ वी वन इक्वल टू टी ऑफ वी टू है, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू टी टिल्डा वी टू प्लस यू। तो हमने क्या प्रूव किया, तो हमने क्या देखा कि वी वन प्लस यू इज इक्वल टू वी टू प्लस यू था। तो जो हमने टी टिल्डा एक फंक्शन लिया था, टी टिल्डा वी वन प्लस यू इक्वल है टी टिल्डा वी टू प्लस यू के। तो यहां से हम क्या प्रूव कर पाएंगे कि टी टिल्डा वेल डिफाइंड है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, टी टिल्डा इज वेल डिफाइंड, क्लियर, टी टिल्डा वेल डिफाइंड है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये चेक करना है कि टी टिल्डा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, क्लियर। तो देखो, चेक दैट टी टिल्डा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या रूल बताया था, यहाँ कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होना चाहिए टी एक्स प्लस टी वाई के, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें टी ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा ऑफ टी एक्स के, है ना। तो हम चेक करते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो हम दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से, v मॉडलो u से। सो टी टिल्डा वी वन प्लस यू प्लस वी टू प्लस यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, v1 प्लस यू की इमेज हो जाएगी t ऑफ v1 और v2 प्लस यू। तो ये क्या हो गया, v1 प्लस v2 प्लस यू, ऐसे समझो तो क्या हो जाएगा इसकी इमेज, t ऑफ v1 प्लस v2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2, है ना। और अगर हम t ऑफ v1 प्लस u प्लस t ऑफ v2 प्लस u करें तो ये क्या मिलेगा हमें, ये भी मिलेगा हमें टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू, क्लियर। और टी ऑफ सी वी वन प्लस यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ सी वी के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी ऑफ टी वी वन के इक्वल, है ना। तो यहां से हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि टी टिल्डा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखो, टी टिल्डा का रैंक, टी टिल्डा का रेंज स्पेस, देखो हमने टी टिल्डा कहां से कहां तक डिफाइन किया था, यू मॉडलो वी से डब्ल्यू तक। तो टी टिल्डा का जो रेंज स्पेस है और टी, यानी कि जो हमने टी वी से डब्ल्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, उनका रेंज स्पेस भी इक्वल है, क्लियर। टी का और टी टिल्डा का रेंज स्पेस सेम है, क्लियर। तो देखो एक प्रोपोजिशन कि टी टिल्डा इज एन isomorphism from V modulo U onto range of T.
अब देखो इसका प्रूफ क्या बोल रहा है कि टी टिल्डा आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, किसके, वी मॉर्लो यू ऑन टू आर टी। हमने क्या देखा कि टी टिल्डा लीनियर मैप है क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। क्लियरली टी टिल्डा इज अ लीनियर मैप, अभी हमने प्रूव किया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रॉम वी मॉड्यू ऑन टू रेंज ऑफ टी टिल्डा, और रेंज ऑफ टी टिल्डा किसके इक्वल है, रेंज ऑफ टी के, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि टी टिल्डा इंजेक्टिव है, क्लियर, क्योंकि हम ऑन टू पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि टी टिल्डा सर्जेक्टिव है। जब सर्जेक्टिव हम प्रूव कर चुके, ऑन टू दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि हमें यहां से क्या क्लेम करना है, क्लेम टी टिल्डा इज इंजेक्टिव। क्लियर, देखो इंजेक्टिव दिखाने के लिए हमें क्या पता करना होगा कि टी टिल्डा का नल स्पेस क्या है ना। व्हाट इज द नल टी टिल्डा, सपोज टी टिल्डा वी प्लस यू इक्वल टू 0, और टी टिल्डा वी प्लस यू की वैल्यू क्या है, टीवी, तो यहां से क्या आ गया, टीवी इक्वल टू 0, और टीवी इक्वल टू 0 है तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि वी नल स्पेस से बिलोंग कर रहा होगा, नल ऑफ टी, वी बिलोंग्स टू नल ऑफ टी, और नल ऑफ टी क्या है, यू, है ना। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि v प्लस यू इक्वल टू 0 प्लस यू, दिस इम्प्लाई नल ऑफ t tilde is equal to 0 plus u, hence t tilde is इंजेक्टिव। क्लियर, तो यहां से हमारे पास क्या गया कि v मॉडलो u आइसोमॉर्फिक है w के, टी टिल्डा हमने कहा से लिया था, v मॉडलो u से w पे फंक्शन लिया था ना, और w क्या था, रेंज स्पेस था टी टिल्डा का, तो v मॉडलो u आइसोमॉर्फिक हो गया w के। क्लियर, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि टी टिल्डा इंजेक्टिव फंक्शन है। आपको याद है आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा फर्स्ट थ्योरम ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, दैट इज एफटीएच बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई जी है उसको हम एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यानी कि उस नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग क्या बनाते हैं, उस ग्रुप का कर्नेल बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कर्नेल का मेंबर हो जाता है उस ग्रुप के। तो जब हम क्या करते हैं, ये ग्रुप मॉडलो दिस कर्नेल, और ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है, हम वहां पे बोलते हैं एफ ऑफ जी, यानी कि रेंज ऑफ जी, है ना, रेंज सेट ऑफ जी। क्लियर, हम क्या बनाते हैं वहां पे एफ टी एच में कि जी बाय एच आइसोमॉर्फिक हो जाता है एफ ऑफ जी के, यानी कि रेंज स्पेस के। क्लियर, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम काम यहाँ पर भी तो कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर स्पेस ले रहे हैं v, और u क्या है, u v का कर्नेल है, तो हम एक कर्नेल ले रहे हैं जो कि u है, तो हम लिख रहे हैं v मॉडलो u, v मॉडलो u आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, हमने क्या बोला कि ये v ऑफ u r ऑफ t टिल्डा, यानी कि जो फंक्शन ले रहे हैं उसके रेंज स्पेस के इक्वल है, यानी कि r ऑफ t के, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि इस v का जो रेंज स्पेस होगा ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, v मॉडलो u आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, r ऑफ t के, है ना, v मॉडलो u आइसोमॉर्फिक हो जाएगा r ऑफ t को, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, w, तो v मॉडलो u आइसोमॉर्फिक हो जाएगा w के। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि होमोमॉर्फिज्म होना
और होमोमॉर्फिज्म कैसा, 1 1 on 2। जब हमारा होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और जब कोई दो ग्रुप, दो वेक्टर स्पेस, दो सेट आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, यानी कि वो दोनों सेट एक तरह की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम टाइप की प्रॉपर्टी रख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।